नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हजारीबाग पहुंचे, जहां उन्होंने शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल परिसर की स्वच्छता, मरीजों की स्थिति और ब्लड बैंक की कार्यप्रणाली का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान डॉक्टर अंसारी ने मौके पर मौजूद डॉक्टरों और अधिकारियों से कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही अस्पताल प्रबंधन को कई निर्देश दिए। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज और हजारीबाग सदर हॉस्पिटल का मैंने आज निरीक्षण किया है और पेशेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा है यहाँ, जो मैं देख रहा हूँ। और शहर के बीचों बीच ये हॉस्पिटल है, थोड़ा बाहर होना चाहिए था, लेकिन चलिए हॉस्पिटल है। मैं हर जगह गया, देखा और बिल्कुल ठीक ठाक है यहाँ पर, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ब्लड बैंक भी हम गए और हर यूनिट के जांच किए। बहुत अच्छा यहाँ परफॉर्मेंस है हजारीबाग का, कोई त्रुटियाँ नहीं मिली है। और मैंने कहा है कि फिर भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। थैलेसीमिया के पेशेंट कितने हैं हमारे, इसका रजिस्टर क्यों नहीं है, इसको अलग कीजिए। चाईबासा में जिस तरह से फैक्ट कुछ और है, दिखा कुछ और रहा है, लोगों के मन में कुछ और बातें जा रही है, सारे लोग मतलब लग रहा है कि बहुत बड़ा चीज हो गया। वहां की घटना निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जांच के बाद 1 महीने के बाद आपको हम बताएंगे कि इसमें साजिश भी है। फैक्ट कुछ और है, साइज करता कुछ है, उसको भी बेनकाब हम करेंगे। और चाईबासा के कारण आज देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां ब्लड बैंक है, प्लाज्मा जब हम डोनेट करते हैं तो प्लाज्मा अच्छा होना चाहिए, खून अच्छा होना चाहिए। तो उसको देखते हुए हर जगह हम जा रहे हैं और देख रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं। और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इसी के निमित्त आज प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जनजाति गौरव दिवस की तैयारियों को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने किया, जबकि संगठन महामंत्री करमबीर सिंह और अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। कार्यशाला की जानकारी देते हुए एसटी मोर्चा के अध्यक्ष शिवशंकर उरांव ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती इस वर्ष है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किए थे। और इस मौके पर 9 से 16 नवंबर तक कोई कार्यक्रमों का आयोजन पार्टी करेंगे और कार्यशाला के माध्यम से बीजेपी के सभी मोर्चा इसमें शामिल हो रहे हैं। बहुत साफ उद्देश्य है कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती का 150वां साल अभी 15 नवंबर को पूरा होगा। तो इसलिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि इसको विशेष रूप से जनजाति बहुल राज्यों में और आंशिक रूप से अन्य सभी राज्यों में, देश के सभी राज्यों में जहां जहां अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं, पार्टी स्तर पर विशेष कार्यक्रम के माध्यम से उनके द्वारा जो किए गए कार्य, उनकी जो सीख और वो जो चाहते थे कि अंग्रेज क्यों यहाँ से हमारे देश से जाएं, हमारी माटी रोटी बेटी संस्कृति संस्कार जमीन जंगल जल ये सुरक्षित रहे, इसके लिए उन्होंने उलगुलान प्रारंभ किया था। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के झाटी झरना पंचायत के एक सुदूरवर्ती गांव में जो है बड़ी राजनीतिक खबर वहां से सामने आ रही है, जहां क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक दर्जनों गांव के सभी ग्रामीणों के साथ साथ मांझी, बाबा और पारंपरिक ग्राम प्रधानों ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से घाटशिला क्षेत्र में विकास कार्य नाम मात्र के रह गए हैं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है और जनता अब परिवर्तन के मूड में है और इस बार बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा है। तो वहीं स्थानीय बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह समर्थन जनता के विश्वास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का परिणाम है। आने वाले विधानसभा चुनाव में घाटशिला में परिवर्तन निश्चित माना जा रहा है।
आरजेडी प्रवक्ता कैलाश यादव ने बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में एनडीए के संरक्षण में अपराध चरम पर है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, लेकिन सरकार मौन है। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वे 35 साल पुराने लालू राबड़ी शासन को बदनाम कर रहे हैं। तो वहीं यादव ने कहा कि बीजेपी जेडीयू शासित प्रदेशों में कानून व्यवस्था चौपट है, गुंडा राज कायम है। बिहार में कल अति पिछड़ा समाज के दुलारचंद यादव, जो मोकामा के काफी चर्चित व्यक्ति थे और दबे कुचे पिछड़े समाज के अल्पसंख्यक समाज के दलित साथियों के हमदर्द भी थे और पूरी जवानी उन्होंने इन समाज के बीच में अपना बिताया और इनके रक्षा में, सुरक्षा में अपनी राजनीतिक जीवन की जो है कि उन्होंने शुरुआत किया। मोकामा सर्वविदित है कि बाहुबली और दुर्दांत अपराधियों के बीच का स्थान है मोकामा विधानसभा, और वहां पर नामजद अभियुक्त, कई मामलों में हत्या के नामजद अभियुक्त वहां के बाहुबली विधायक अनंत सिंह हमेशा सत्ताधारी सरकार में रहे और उसका जो है कि लाभ उठाते रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके ऊपर जेडीयू और बीजेपी का संरक्षण है और उसके संरक्षण में हमेशा जो है कि हत्याएं आए दिनों करते रहते हैं। ये पूरा मोकामा नहीं, बिहार नहीं, पूरा देश जानता है। और नगर निगम चुनाव को लेकर धनबाद में प्रशासनिक स्तर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी के मद्देनजर आज डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने पॉलिटेक्निक और विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में उनके साथ एसएसपी प्रभात कुमार के अलावे तमाम प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस पदाधिकारी शामिल रहे। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि सरकार के द्वारा लगातार निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और इसी के तहत धनबाद में भी मतदान कर्मियों को बेहतर सुविधा देने के साथ साथ सुरक्षित स्ट्रांग रूम तैयार करने को लेकर पॉलिटेक्निक और बीबीएमक्यू का निरीक्षण किया गया है। देखिए, राज्य सरकार द्वारा लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोगों को निर्देश दिया जा रहा है कि अभी आगामी नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू करनी है। तो वैसे अभी स्ट्रांग रूम वगैरह का चयन करने के लिए पत्राचार तो नहीं हुआ है, किंतु हम लोग एहतियातन के तौर पर 2-3 साइट पहले ही देख ले रहे हैं ताकि जो बेस्ट पॉसिबल हो सके वो हम लोग करें, क्योंकि छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है, डोर सीलिंग वगैरह करना पड़ता है। तो हम लोग तैयारी पूरी तरह रखें। इसके लिए आज हम लोग पॉलिटेक्निक विजिट किए हैं। अभी बीबीएमक्यू भी जाएंगे देखने के लिए कि वहाँ पर भी क्या क्या ऑप्शंस हैं। डिपेंडिंग ऑन दोज 2 ऑप्शंस हम लोग कोशिश करेंगे कि बेस्ट स्ट्रांग रूम, रिसीव, डिस्पैच और सबसे इम्पोर्टेंट जो मतदान कर्मियों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं है और हम लोग बहुत ही फेयर और फेस्टिवल के जैसा चुनाव करा पाए। देवघर में आज उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की पहल पर कलेक्ट्रेट परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने स्वयं रक्तदान कर लोगों को प्रेरित किया। उपायुक्त ने कहा कि रक्तदान करने से न केवल किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सकती है, बल्कि इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। उन्होंने बताया कि बहुत से लोग ये सोचकर रक्तदान से बचते हैं कि इससे शरीर में खून की कमी हो जाएगा या फिर वे बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन ये पूरी तरह गलत धारणा है। उपायुक्त ने देवघर वासियों से अपील की है कि वे सभी लोग आगे आकर रक्तदान करें ताकि ब्लड बैंक में किसी भी समय खून की कमी न हो और जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त मिल सके। वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया था। हालांकि जो संख्या है वो अभी तक सिर्फ 12 ही ब्लड डोनेट हुआ है। हम लोगों का जो मेन मकसद है वो ये है कि हम लोग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के संदर्भ में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें। हर बार हम लोग रक्तदान के महत्व को बताते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि रक्तदान महादान है और हम लोग ये मानते भी हैं और सभी लोगों से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अपील करते हैं कि एक हेल्दी एडल्ट पर्सन हर 3 महीने में प्रत्येक 90 दिन में रक्तदान कर सकते हैं। ये बिल्कुल ही सेफ है अपने बॉडी के लिए भी और ये समाज को सर्व करने के लिए भी बहुत ही एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि कई बार ऐसी ज़रूरतें पड़ती हैं
जब एक्सीडेंटल केसेस में, ट्रॉमा के केसेस में हम लोगों को तुरंत ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है। और साथ ही थैलेसीमिया यानी कि जो ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर से ऐसे जो बच्चे पीड़ित हैं, उनको रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। मैं 1 मिनट में एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो चाईबासा का जो केस था, जहाँ की बच्चों को रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती थी। उसमें ये होता है कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में आप जब कैंप लगाते हैं तो हम लोग 2-3 माध्यम से उस कैंप के बाद में उस ब्लड को टेस्ट करते हैं। चाहे वो नैट के माध्यम से ब्लड की टेस्टिंग हो, चाहे वो RT-PCR से हो, या एक रैपिड एंटीजन होता है जो एलिजा टेस्ट, सॉरी नॉट RT-PCR, एलिजा टेस्ट। अब ये जो 3 मेथड बताया, इसमें जो रैपिड एंटीजन है उससे आप तुरंत ब्लड तो टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये कंफर्मेटरी नहीं रहता है। और भक्ति और उल्लास के बीच धनबाद शहर शनिवार को देवउठनी एकादशी पर श्याम बाबा के रंग में पूरी तरह रंग गया। श्री खाटू श्याम के जन्मोत्सव और देवउठनी की एकादशी के शुभ संयोग पर हीरापुर स्थित श्याम मंदिर से भव्य और ऐतिहासिक 155वीं श्याम ध्वजा पद यात्रा निकाली गई। इस पद यात्रा में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां लगभग 1500 श्रद्धालु बाबा श्याम का निशान उठाकर शामिल हुए। इस विशाल पद यात्रा में हर उम्र के श्याम प्रेमी शामिल थे। श्याम प्रेमियों को टोली ने जैसे कि यात्रा शुरू की, पूरा मार्ग बाबा के जयकारों से और मधुर भजनों से गूंज उठा, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। आज श्री श्याम ध्वजा पदयात्रा का 155वां पदयात्रा है, जो हीरापुर श्याम मंदिर से झरिया श्याम मंदिर धाम तक पैदल जाएगा। आज लगभग 1500 लोग निशान उठाए हैं। इसमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और जितने भी श्याम प्रेमी हैं, अगल बगल से स्थानों से भी लोग आए हैं। और आज निशान यात्रा का शुभारंभ अभी होने जा रहा है, जो यहाँ से निकलकर रणधीर बनमा चौक, सिटी सेंटर, रांगाटांड़, बैंक मोड़ होते हुए झरिया बाजार में श्याम धाम तक जाएगा। आज का दिन हम श्याम प्रेमियों के लिए एक बहुत महत्व का दिन है कि आज बाबा का जन्म दिवस भी है। आज देवउठनी 11 है, आज देवउठनी 11 भी है। आज बड़ी एकादशी हम लोग इसको कहते हैं। बाबा का जन्म दिवस भी आज हम लोग मनाएंगे। इसमें हम लोग नाचते गाते झूमते बाबा के भजनों में सरोवर होकर मंदिर में भी एक उत्सव होगा, भजन कीर्तन भी होगा और केक भी काटा जाएगा। बोकारो में खाटू वाले श्याम बाबा का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह ही बड़ी संख्या में ध्वज के रूप में 251 निशान को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस बीच ये शोभा यात्रा बोकारो के राम मंदिर से चास के लक्ष्मी नारायण मंदिर तक पहुंची और वहां पर खाटू वाले श्याम बाबा की विधिवत पूजा की गई और उन्हें निशान भेंट किया गया। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्याम दीवानों की तरफ से श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज शाम में भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाहर से बड़े बड़े कलाकार अपना भजन पेश करेंगे। और बताया कि इस शोभा यात्रा में बोकारो के सुदूर क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और श्याम बाबा का आशीर्वाद पाया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 17 दिसंबर को बोकारो के टाउन हॉल में एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के बड़े बड़े भजन गायक जैसे दिल्ली से नरेश पुनिया, कोलकाता से रवि बेनीवाल और केशव शर्मा अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। आयोजक ने इस अवसर पर सभी को भजन संध्या का लाभ उठाने के लिए निमंत्रण भी दिया है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बोकारो से, जहां खाटू वाले श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। जन्मोत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जन्मोत्सव पर यहां भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है, जहां तमाम महिलाएं देखिए हाथों में झंडा लेकर जाते हुए नजर आ रही हैं। साथ ही पुरुष भी इसमें शामिल हैं। गाजे बाजे के साथ ये भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। बोकारो में खाटू श्याम वाले श्याम बाबा का जन्मोत्सव के मौके पर बड़ी धूमधाम के साथ यात्रा रैली निकाली जा रही है। सुबह से ही बड़ी संख्या में ध्वज के रूप में 251 निशान को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई और ये शोभा यात्रा बोकारो के राम मंदिर से चास के लक्ष्मी नारायण मंदिर तक गई और वहां पर खाटू वाले बाबा श्याम की विधिवत पूजा अर्चना की गई और उन्हें निशान भेंट किया गया। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष की भांति
जो है इस वर्ष भी श्याम दीवानों की तरफ से श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और आज शाम में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया है। भजन संध्या के 7 कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें बाहर से बड़े बड़े कलाकार अपना भजन पेश करेंगे और बताया गया कि इस शोभा यात्रा में बोकारो के सुदूर क्षेत्र से भी बड़ी संख्या में लोगों ने इस शोभा यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और श्याम बाबा का आशीर्वाद पाया। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि 17 दिसंबर की बोकारो के टाउन हॉल में एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया है जिसमें देश के बड़े बड़े भजन गायक जैसे दिल्ली से नरेश पुनिया, कोलकाता से रवि बेनीवाल और केशु शर्मा अपना भजन प्रस्तुत करेंगे। आयोजक ने इस मौके पर सभी को भजन संध्या का लाभ उठाने के लिए निमंत्रण दिया है। बोकारो से ये तस्वीर आपको बता रहे हैं। निशान यात्रा 251 निशान को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई है। तमाम महिलाएं हाथों में झंडा लेकर जाती हुई नजर आ रही हैं। वहां बाबा श्याम के तमाम दीवाने इस वक्त पहुंचे हुए हैं। महिला, पुरुष, बच्चे सभी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। हर साल की भांति देखिए इस साल भी ये यात्रा निकाली गई है। आज बाबा का जन्मोत्सव है और श्री श्याम दीवाने की ओर से हर वर्ष जन्मोत्सव में निशान शोभा यात्रा निकाली जाती है। आज सुबह 251 निशान हम लोग के द्वारा निकाला गया और खूब अच्छा भव्य स्वागत, सभी संस्था का भरपूर सहयोग मिला और बाबा को 251 निशान हम लोग अर्पण किए। जय श्री श्याम। ये निशान यात्रा कहाँ से आयोजन किया गया था, कहाँ तक गई? हमारा ये निशान शोभा यात्रा राम मंदिर सेक्टर 1 से लक्ष्मी नारायण मंदिर, चास श्री श्याम बाबा मंदिर में निशान अर्पण किया गया। इस प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग ने 251 निशान राम मंदिर से पैदल मिला के बाबा के श्री चरणों में चाहे। आज बड़ा एकादशी है और बाबा का जन्मोत्सव मनाते हैं। यहाँ से ज्यादा तो खाटू में बहुत भीड़ होती है, लेकिन जो खाटू नहीं जा पाते हैं तो कम से कम बाबा को यही निशान चढ़ा देते हैं। और आज शाम को यहाँ भजन कीर्तन का भी आयोजन है और हम लोग फिर 17 दिसंबर को बाबा का बहुत बड़ा प्रोग्राम भजन कीर्तन का टाउन हॉल बोकारो में करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी यहाँ श्याम प्रेमी कम से कम 17 दिसंबर को बाबा का प्रोग्राम में भजन का आनंद ले, जिसमें बहुत बढ़िया बड़े बड़े गायक लोग भी आ रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग भी आ रहे हैं। आपको बहुत आनंद आएगा। आप लोग मीडिया प्रभारी जो भी है यहाँ सब रहें उसमें और टाउन हॉल बोकारो का भी नया बना ही है, उसमें बहुत आनंद आएगा। बहुत बड़े बड़े गायक लोग इस बार निशान यात्रा में बाहर से भी कई लोगों का आए थे, उन लोगों को क्या बोलिएगा? बाहर से लोग भी आए हुए थे। जैनापुर से भी आए थे निशान उठाने के लिए और पेटरवार से भी 7-8 जन का जो फोन आ गया था, हम लोग को उनका निशान रखवा दिए थे। केंद्रीय सरना समिति महिला विंग की अध्यक्ष निशा भगत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब जब आदिवासी अस्मिता और धर्मांतरण का मुद्दा उठता है तब तब उसका राजनीतिकरण कर उसे भटकाने का प्रयास किया जाता है। निशा भगत ने कहा कि आदिवासियों की पहचान और अस्तित्व से जुड़ा यह मुद्दा किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि समाज की जड़ों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कालखंड के दौरान ही जनगणना से आदिवासी कॉलम को हटाया गया, जिससे आदिवासियों की धार्मिक पहचान को कमजोर करने की कोशिश की गई। तो तस्वीरें देखिए दिखा रहे रांची से, जहां निशा भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम बातों का जिक्र किया, धर्मांतरण के मुद्दे को उठाया। केंद्रीय सरना समिति महिला युंग की अध्यक्ष है और केंद्रीय सरना समिति महिला विंग की अध्यक्ष निशा भगत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब जब आदिवासी अस्मिता और धर्मांतरण का मुद्दा उठता है तब तब उसका राजनीतिकरण कर उसे भटकाने का प्रयास किया जाता है। निशा भगत ने कहा कि आदिवासियों की पहचान और अस्तित्व से जुड़ा यह मुद्दा किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि समाज की जड़ों से जुड़ा हुआ मुद्दा है और उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस कालखंड के दौरान ही जनगणना से आदिवासी कॉलम को हटाया गया, जिससे आदिवासियों की धार्मिक पहचान को कमजोर करने की कोशिश की गई और अब निशाना साधा गया है। निशा भगत के जरिए जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्हें आदिवासी अस्मिता और धर्मांतरण का मुद्दा उठाया, आदिवासियों की धार्मिक पहचान को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो आदिवासी के कॉलम थी उसे हटा दिया गया, जिससे आदिवासियों की धार्मिक पहचान को कमजोर करने की कोशिश की गई और अब इस मुद्दा को उन्होंने उठाया है, जिसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आदिवासी अस्मिता और धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हुए निशा भगत नजर आई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासियों की धार्मिक पहचान को लेकर उन्हें मिटाने की कोशिश की गई, कमजोर करने की कोशिश की गई, जिसके लिए आवाज उठाया जा रहा है। रांची से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां केंद्रीय सरना समिति महिला युंग की अध्यक्ष निशा भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आज यहाँ शिक्षा के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से धर्मांतरण का जो खेला आज तक चलता आ रहा है,
इसी को मिटाने के लिए, इसी को खत्म करने के लिए और आदिवासी अस्मिता को बचाने के लिए ये केंद्रीय सरना समिति का गठन किया गया। एक तरफ जेल कैंप के लोगों ने जब तिरस्कार किया कि जब महतो कम्युनिटी के लिए मैंने कहा कि महतो समाज चाहे रेल टेक दे, नहर छेक दे, चाहे दिल्ली के जंतर मंतर से काहे ना कूद जाए, आदिवासी बना नहीं जाता, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। उन्होंने मुझे जिस समय अपने पार्टी से निकाल के बाहर फेंकने का काम किया, उस समय यही बड़े भाई फूलचंद तिर्की जी ने केंद्रीय सरना समिति में भगवान बिरसा मुंडा जी भी धर्मांतरण के घोर विरोधी थे। पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी भी धर्मांतरण के घोर विरोधी थे। जो मेरा विचार था कि हमारे समाज को, हमारे अस्तित्व को किस तरीके से बचाया जाए, तो ये केंद्रीय सरना समिति एक माध्यम बना जो स्वशासन को लागू कराने के लिए पैदल यात्रा की। जो लड़की जो लगातार गुमला से लेकर के रांची तक पैदल यात्रा करते हुए केंद्र की सरकार को जगाने का काम किया, क्योंकि ये झारखंड राज्य 5th शेड्यूल का क्षेत्र होने के बावजूद अनुच्छेद 244 में आप देखिएगा कि ये राज्य किसका है, ये झारखंडियों का है। सरायकेला जिला मुख्यालय में शुक्रवार को आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अगुवाई में विशाल जन आक्रोश महारैली का आयोजन किया गया। रैली में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। इस दौरान एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान और कुर्मी महतो होश में आओ जैसे नारे गूंजते रहे। रैली के बाद आयोजन धरना प्रदर्शन के उपरांत प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था की मान्यता और संरक्षण की मांग रखी गई। वहीं उपायुक्त ने ज्ञापन ग्रहण करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांग को यथोचित रूप से महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाए। रैली के दौरान आपको बताते चले, इस दौरान तमाम लोग पहुंचे हुए थे। इसके साथ ही उपायुक्त ने ज्ञापन ग्रहण करते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांगों को यथोचित रूप से महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाए। रैली के दौरान प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हमारी मांग है, जो महतो लोग आदिवासी बनना चाहते हैं, जो हमारे समुदाय में घुसना चाहते हैं, उन्हें हम अपने आदिवासी में नहीं करेंगे। ये विरोध जब तक झारखंड सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है, तब तक ये विरोध जारी रहेगा। आज परगना मन के मुंडा का अगुवाई में आज पारंपरिक वेशभूषा पारंपरिक औजार के साथ यहाँ उपायुक्त कार्यालय सरायकला में अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आक्रोश इसलिए है कि कुछ दिनों से महतो समुदाय, कुर्मी समुदाय जो है इलीगल रूप से, गैर कानूनी रूप से आदिवासी बनना चाह रहे हैं, एसटी कोटा श्रेणी में आना चाह रहे हैं। इसका दबाव मैंने रेल रोककर और सड़क रोककर राज्य सरकार, केंद्र सरकार को दे रहा है। ये कतई हम आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। महतो समुदाय के साथ आदिवासी समुदाय वर्षों से एक साथ रहते आए हैं सौहार्दपूर्ण माहौल में, कभी कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर वो लोग अपना राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये लोग को आदिवासी और मूलवासी को लड़ाया जा रहा है, जो आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। धनबाद जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती का असर अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। जिले में करीब 95% बाइक सवार अब हेलमेट पहन रहे हैं, जबकि पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है। ट्रैफिक विभाग ने इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए सघन जांच अभियान भी शुरू किया है और इसी कड़ी में शनिवार को जिले के कई चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान न केवल बाइक सवारों की जांच की गई, बल्कि ऑटो और टोटो चालकों के लाइसेंस, पंजीकरण और आयु प्रमाण की भी जांच की गई। जांच में 100 से अधिक लोगों का फाइन काटा गया। लगातार चल रहा है। कल भी हम लोग किए थे, आज ये रणधीर वर्मा चौक पर सिटी सेंटर पे है। हर तरह के गाड़ियों का हम लोग कर रहे हैं, चाहे 4 चक्का हो, 2 चक्का हो, 3 चक्का हो, तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, या और कागजात जो ट्रैफिक रूल्स के लिए जरूरी है वो है कि नहीं है, वो देख रहे हैं और निर्देश भी लोगों को दे रहे हैं। लगातार सर वाहन जांच की जा रही है, तो क्या लगता है कितने लोग जागरूक हुए हैं? निश्चित रूप से आए हैं। आप देखेंगे कि अभी के समय में लगभग 95% लोग, एक आदमी हेलमेट पहन के चल रहा। अगर पिछला बैठने वाले पे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो भी 100% चलाए।
अभी उसमें लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। हम लोग वैसे लोगों का भी फाइन कर रहे हैं और आज भी लगभग अभी सुबह से अभी तक हम लोग 100 लोगों के विरुद्ध फाइन किए हैं। और वाहन चेकिंग के दौरान शुक्रवार की देर रात धनबाद के झारिया क्षेत्र स्थित भूतगढ़िया चौराहा चौक के समीप आपको बता दें कि पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को पिस्टल और गोली के साथ गिरफ्तार किया है, जो किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था। शनिवार को धनबाद के जोड़ा पोखर थाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिंदरी डीएसपी आशुतोष कुमार सत्यम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार की देर रात वाहन चेकिंग के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि कोई भी अपराधी किसी भी घटना को अंजाम देने के फिराक में है और इसी दौरान वाहन चेकिंग के बाइक को रोका गया। बाइक पर बोरागढ़ ओपी क्षेत्र के होरलाडीह निवासी राजा कुमार सवार था और जब पुलिस ने राजा की तलाशी ली तो उसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया, जिसके बाद उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। डीएसपी सिंधु ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी राजा का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। फिलहाल बोरागढ़ ओपी ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत